सारंग गुरु डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12th बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर के बात कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी निषेचन की और सगर्भता की। इम्प्लांटेशन हुआ। निषेचन की प्रक्रिया के बारे में जहाँ तक हम जानते हैं कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें कि युग्मकों का संलयन होता है। नर और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ संलयित होते हैं और यह प्रक्रिया कहाँ हुई? मादा के फैलोपियन ट्यूब में हुई और फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में ये प्रक्रिया हुई। और इसके बाद जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई तो निषेचित अंड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब से उनका स्थानांतरण जो होता है वो होता है कहाँ पर? गर्भाशय में। तो गर्भाशय में जब आकर निषेचित अंड स्थापित होते हैं उस समय तक उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं में प्रमुख प्रक्रिया क्या है? उनका विदलन होना, विखंडन होना। पूर्ण रूप से वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। क्लीवेज फॉर्मेशन होता है और उस क्लीवेज फॉर्मेशन की प्रक्रिया चलती रहती है और उसका एंड जो होता है वो होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाता है और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, मारुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है और अंत में वो आकर गर्भाशय के अंतःस्थल में अंतः स्थापित हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। और ये प्रक्रिया को ही अंतरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। अब इम्प्लांटेशन के बाद की जब बात आती है तो वो होती है सगर्भता। दैट्स द प्रेगनेंसी और भ्रूणीय परिवर्धन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है ये दोनों ये कहाँ होगी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होगी ये दोनों प्रक्रियाएं गर्भाशय में होंगी, यानी कि यूटेरस में हो रही हैं। तो हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। क्या होता है? एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आप याद रखें और इसको करने की कोशिश करो बेटा। वजह क्या है कि जितनी भी साइड बुक्स आपकी हैं, साइड बुक्स देखने में बड़ी अच्छी है, बहुत सारे अट्रैक्टिव डायग्राम्स मिलेंगे, बहुत सारा कंटेंट का एक्सप्लोरेशन होगा, बट द मदर ऑफ ऑल द बुक्स योर बोर्ड बुक, जो SCERT की बुक है, हमारी NCERT की बुक है, ये बुक्स मदर है। इनके एक एक लाइन में एक एक स्टोरी छुपी हुई है, पूरा पैराग्राफ हुआ है। तो इसको हम समझें। क्या कहा है? भ्रूण के अंतरोपण इम्प्लांटेशन हो गया के पश्चात पोस्ट कोरको जो ट्रोफोब्लास्ट थे, इस स्ट्रक्चर को याद करो। इस तरह का स्ट्रक्चर बना था। एट द एंड यहाँ पर ये इनर सेल मास थी और ये साइड पे ट्रोफोब्लास्ट थे। तो ये ट्रोफोब्लास्ट पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, इनमें इस तरह का प्रोजेक्शन डेवलप होना शुरू होगा और जिन्हें जरायु अंकुरक इंग्लिश में कोरियानिक विलाई कहते हैं। इस तरह के प्रोजेक्शंस निकलेंगे, अभी हम देखेंगे। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतकों और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। हमको ध्यान देना है क्या है? ये कोरियानिक विलाई जो बनेंगी इसमें दो चीजें हो रही हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक, यानी कि गर्भाशय का जो ऊतक है, अभी स्लाइड को हम ऊपर करेंगे तो ये क्लियर दिखेगा, और मात्र रक्त कोशिकाओं से इसमें ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं।
जिस तरह की विलाई की संरचना हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, स्पेशली हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। कुछ उसी तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों के सदृश संरचनाएं बनती हैं, अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं। और ये उंगली जैसी संरचनाएं दो चीजों से कनेक्टेड है, गर्भाशय ऊतक और मातृ से आच्छादित होती हैं। अब इसमें क्या होगा, किस तरह से ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। देखो, कहीं दूसरे डायग्राम को ऑब्जर्व करना, लेकिन अपनी एससीईआरटी बुक के डायग्राम को सबसे पहले ऑब्जर्व करना, उसको समझने की कोशिश करना। इस क्रिया में क्या हो रहा है, ये हमको डायग्राम दिख रहा है। गर्भाशय में अपरा दर्शाता हुआ मानव भ्रूण प्लेसेंटा यहां दिख रहा है, प्लेसेंटा को शो करेगा। प्लेसेंटा और एम्ब्रियो, इसमें गर्भाशय के अंदर ये पूरी संरचना हमारी गर्भाशय की है, और इस गर्भाशय के अंदर ये भ्रूण है, ये भ्रूण की संरचना है। और इस भ्रूण की संरचना जो है एक अपरा प्लेसेंटा के अंदर, ये पूरे चैम्बर के अंदर देखिए घिरा हुआ है ये पूरा, ये बिल्कुल इससे कनेक्टेड नहीं है मादा के गर्भ से, मां के गर्भ से। मां के गर्भ से कनेक्शन सिर्फ इस अम्बिलिकल कार्ड से होता है। ये जो कार्ड जैसी संरचना एक दिख रही है, नेवल रीजन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो नाभि का क्षेत्र होता है विकसित होते हुए भ्रूण का, वो मां के साथ जुड़ा होता है, और वो जुड़ा होता है दो संरचना के साथ। प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है, और इसके साथ ये अम्बिलिकल कार्ड है। ये कार्ड के थ्रू ये कनेक्ट होता है मादा के साथ, मां के साथ। तो हमारा एससीईआरटी क्या कहता है, मातृ रक्त से आच्छादित होता है। जरायु अंकुरक, ये प्लेसेंटा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरा अंगुलित युक्त इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैक्ट हो जाएंगे, ऐसे उंगलियों की संरचना के साथ पैक्ट हो गए, तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं। दो चीजें, संरचनात्मक भी है, स्ट्रक्चरल भी है, और फंक्शनल भी है, यूनिट बन जाता है। क्या बन जाता है, इकाई बन जाती है, जिसे अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। ये पूरी संरचना जो है, ये संरचना, पूरी संरचना क्या है, अपरा हो गई, भ्रूण हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि वाहिनियां सहित नाभि रज्जु, जिसको कि अम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं, ये नाभि रज्जु जो है, इस विकसित होते हुए भ्रूण को मां के साथ जोड़ा हुआ है। बाकी ये भ्रूण कहीं से भी किसी दूसरी संरचना से मां के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए, ये पूरा एक पैकेट के अंदर, एक थैली के अंदर भर जाता है। थैली में फ्लूइड होगा, ये पीतक कोश है, ये भ्रूण पीतक कोश और गर्भाशय गुहा, ये कैविटी हो गई, यूटेराइन वाल्व इंडोमेट्रियम का रहा, इंडोमेट्रियम के साथ ट्रोफोब्लास्ट मिल गए, तो बना दिया क्या, ये अपरा रसांकुर, अपरा की संरचना बन रही है, इंटरडिजिटेड है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैक्ड है, कनेक्टेड है। लेकिन ये कनेक्शन मिल कहाँ रहा है, तो सिर्फ इस नाभि रज्जु की सहायता से वो विकसित होता हुआ भ्रूण उसके साथ जुड़ रहा है। तो ये संरचना हमारी बन गई, अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। चित्र 3.12 ये डायग्राम है, जहां पर कि प्लेसेंटा बना।
फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद ये इम्बेडेड हो गया, और जब इंटरडिजिटेड हो गया उसके बाद क्या बन गया, प्लेसेंटा की संरचना, अपरा की संरचना, हिंदी में अपरा, इंग्लिश में प्लेसेंटा की संरचना बनी। इज इट क्लियर? तो ये संरचना बनती है। अब इस संरचना के बनने के पश्चात क्या विकास होना है, क्या डेवलपमेंट आना है, इसको देखेंगे। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति। अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो विकसित होता हुआ बच्चा है, भ्रूण है, उसको ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है। ठीक है? ऑक्सीजन ही नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी पोषक तत्व चाहिए उसको मिलेंगे इसी से। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित एक्सक्रीटरी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी कि जो भी पोषण चाहिए इस भ्रूण को इस प्लेसेंटा के द्वारा मिलेगा, लेकिन प्लेसेंटा के द्वारा डायरेक्ट चारों तरफ से नहीं मिल रहा है, ये हमको ध्यान रखना है। इस नाभि रज्जु के साथ मिल रहा है, वाहिनियों सहित। जो ये नाभि रज्जु है, ये अम्बिलिकल कार्ड है, इसके थ्रू यहाँ इसको सारा पोषण मिल रहा है। इसके साथ ही क्या होगा कि जो अवशिष्ट पदार्थ है इसको निकालने वाला काम भी इसी अम्बिलिकल कार्ड प्लस निकाल दिया, और निकाल के ये कहाँ ले जाएगा, अपरा प्लेसेंटा पर ले जाएगा। ये प्लेसेंटा के थ्रू ये काम हो रहा है। तो अपरा प्लेसेंटा जो होगा ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, ये नाभि रज्जु कर रही है। इसको हमें ध्यान में रखना होगा। फिर से देखिए, ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसी से एक बात और हम कहें, आपको यहाँ जान लेना चाहिए कि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो परफॉर्म द रेस्पिरेशन। ये कहा जाता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो श्वसन तो करता है, श्वसन तो कर रहा है, लेकिन ब्रीदिंग नहीं करता, ब्रीदिंग नहीं करता, सांस नहीं लेता। इज इट क्लियर? अब ये श्वसन कैसे कर रहा है? श्वसन दैट इज द प्रोसेस ऑफ द, क्या होगा, याद है? दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज का टूटना है जिससे कि ऊर्जा का निष्कासन हो। तो ऊर्जा के निष्कासन के लिए, ग्लूकोज के तोड़ने के लिए इसको ऑक्सीजन मिल जा रहा है, जबकि इसको सांस लेने की जरूरत नहीं है। इस भ्रूण को सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई इसको किसके थ्रू हो रही है? प्लेसेंटा के द्वारा हो रही है। फाइनली अम्बिलिकल कार्ड उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यह अपरा एक नाभि रज्जु अब अम्बिलिकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। यानी कि प्लेसेंटा का कनेक्टर जो है, ये कनेक्टर है, ये कौन है? अम्बिलिकल कार्ड है, नाभि रज्जु जिसको कहा गया है। ये नाभि रज्जु क्या करता है? भ्रूण को नाभि से जुड़ा होता है और प्लेसेंटा से जाके जुड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट का जो काम करना है बेसिकली किसको करना है? इस अम्बिलिकल कार्ड को करना है, या जिसको हिंदी में नाभि रज्जु कहा जाता है। इसके द्वारा ये काम हो रहा है। ठीक है? जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। फाइनली मास्टर तो प्लेसेंटा है, अपरा है, लेकिन जो मीडिएटर है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्टर कौन है? अम्बिलिकल कार्ड है या नाभि रज्जु है, जो मटेरियल्स को अंदर लाता है
जो यूजफुल का ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालता है। वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा? प्लेसेंटा में ट्रांसफ़र कर देगा। और प्लेसेंटा से वो मटेरियल कहाँ चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल वो कहाँ जाएगा? वो चला जाएगा मदर बॉडी में, उस माँ के शरीर में चला जाएगा। तो इस तरह, और यही एक वजह और है, यहाँ पर थोड़ा सा हम फोकस कर लें कि जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनकी खुराक का डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, रखा जाता है, क्योंकि उसकी खुराक में वो जो डेवलपिंग भ्रूण है, विकसित होता हुआ भ्रूण जो है उसके गर्भ में, उसका भी भोजन उसको लेना है। तो उसको एक आदमी का भोजन नहीं, 2 आदमी का भोजन चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में 2 शरीर विकसित हो रहे हैं। एक तो उसका अपना शरीर है, दूसरा उसका भ्रूण है, उसके गर्भ में पल रहा उसका बच्चा होता है। ठीक है, तो ये अंदर ले जाने तथा बाहर ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये अम्बिलिकल कार्ड कर रहा है। अपरा, फिर आ गया कहाँ? प्लेसेंटा पर। अंतःस्रावी ऊतकों का भी काम करता है। लीजिए भाई, दोहरा काम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक और काम करना रहा है। क्या काम कर रहा है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम कर रहा है। कैसे? और अनेकों हार्मोन जैसे मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन HCG, आप HCG, इसमें एक बात हमको याद रखना होगा कि अमूमन अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो स्मॉल h लिखते हैं, क्योंकि ह्यूमन हार्मोन नहीं है। चूंकि ह्यूमन में कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो H स्मॉल से लिखते हैं, HCG, इस तरह से हम लिखते हैं अमूमन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा है और आगे कि कैसे कार्य आगे बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ ये HCG हो गया। HCG मानव अपरा लैक्टोजेन HPL, HCG हो गया HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। अब इनके कार्य की बात अभी होगी। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित करता है। अब देखिए, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और कहाँ रिलीज हो रहा था? हेलो, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ रिलीज हो रहे थे? याद पड़ रहा है स्ट्रक्चर? जब हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की थी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होते थे तो कार्पस ल्यूटियम बना, और कार्पस ल्यूटियम बना तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता था। और ये इंडिकेशन है, ये चारों हार्मोन्स अगर आ रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जब ये चारों हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये कहाँ से रिलीज होंगे? तो प्लेसेंटा से रिलीज होंगे। ये ध्यान देंगे हम, प्लेसेंटा या अपरा, हिंदी में इसको नाम दिया गया है अपरा। इस अपरा से निकल रहे हैं। अब इन सब के साथ साथ और एक हार्मोन दिखाई पड़ रहा है जो बाद में आएगा, उत्तरार्ध में, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन। अब ये किसके द्वारा रिलीज हो रहा है? अंडाशय के द्वारा रिलीज हो रहा है। रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित होता है, किया जाता है। अब क्या इंडिकेशन दे रहा? हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में
केवल सगर्भता की अवस्था में ही उत्पादित होते हैं। तो हमको ये 3 नाम याद कर लें, HCG है, HPL हो गया, एंड तीसरा नाम कौन हो गया, रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन कब रिलीज होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ओनली। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो कॉमनली रिलीज हो रहे हैं फीमेल में, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है, लेकिन ये 3 हार्मोन हमको बिल्कुल इस पर फोकस करना होगा कि ये 3 हार्मोन HCL, HPL, HCG और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन सिर्फ और सिर्फ सगर्भता की स्थिति में, जब प्रेगनेंसी होगी तभी ये रिलीज होंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। इनकी भी जो परसेंटेज है, रेशियो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये हमको नाम याद करने होंगे, 5 नाम। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तो कॉमन है, लेकिन स्पेशली कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन की मात्रा भी बढ़ती है। अब इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तनों तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अगर ये हार्मोन्स की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा नहीं प्रॉपरली। जो भ्रूण का डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, वो सामान्य तौर पर अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स फंक्शंस हैं मदर की, उसमें भी चेंजेज होते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो कंसीव करेगी। तो इन सब के लिए और इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराने के लिए इन सब की मात्रा का ज़्यादा होना जरूरी है। तो हम टोटल याद करें, यहाँ पर कितने हार्मोन्स हमको दिख रहे हैं, कितने हार्मोन्स के नाम आएंगे? 8 हार्मोन आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हो गए। इसमें से ये 3 हम सिर्फ प्रेगनेंसी में आएगा। इसके साथ साथ 6, कॉर्टिसोल को 6 नंबर पे ले आए, प्रोलैक्टिन 7 और थायरॉक्सिन 8। ये 8 हार्मोन्स हैं, इनके नाम हमको याद रखने होंगे। स्पेशली ये 3 नाम हमको बिल्कुल ही याद रखने होंगे, HCG, HPL और रिलैक्सिन। ये सिर्फ प्रेगनेंसी में आते हैं। ये सारे हार्मोन, बात मैं अंतर बताना चाह रहा हूँ, इसको क्लियर करिए। ये हार्मोन माता के शरीर में किसी भी फीमेल की बॉडी में एग्जिस्ट तो करते हैं, हमेशा रहेंगे ये 5, ठीक है। इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इनकी मात्रा बढ़ती है, लेकिन HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, इनकी मात्रा सामान्य स्थिति में मादा के शरीर में, किसी स्त्री के शरीर में नहीं रहती। ये सिर्फ रिलीज होंगे कब? गर्भावस्था की कंडीशन में रिलीज होते हैं। ये कंडीशन हमको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कहानी कि अंतररोपण के तुरंत बाद, अंतररोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह, अब फिर चलते हैं लौट के वहां पर, कहा जब हम देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट का और इनर मास सेल, ये था ना, जब फर्टिलाइज्ड ओवम में डिवीजन शुरू हुआ तो एंड में इम्प्लांटेशन जब हो रहा था, अंतरोपण जब हो रहा था, तो इस तरह की संरचना बनी थी। तो इसके बाद अब क्या हो रहा है? अंतर कोशिका समूह, ये इनर सेल मास
ICM इनर सेल मास। बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नाम के एक बाहरी स्तर और अंतः त्वचा एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभाजित हो जाता है। इसमें अब डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में विभेदीकरण कहते हैं। ये विभेदीकरण की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, यानी कि अब नए जीव का बनना शुरू हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो पहले एंडोडर्म और एक्टोडर्म दो लेयर बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमेशा आप याद रखेंगे, हम ह्यूमन बीइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक की कंडीशन में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। इन 3 जर्म लेयर्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म पहले बनते हैं, मीजोडर्म है जो मध्य त्वचा है वो बाद में बनती है। और बन गया अंतः त्वचा, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा बन गया। इस बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच जल्दी ही मध्य जनन स्तर मीजोडर्म प्रकट होता है। अब इसको देखना चाहे तो ऐसे देखिए, ये एक लेयर बना, ये एक्टोडर्म है, इसके बाद बन जाएगा एंडोडर्म, और इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में तीसरा लेयर जो है तो मिडिल लेयर, लेकिन बनेगा ये सबसे बाद में। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये हो गया एक्टोडर्म बाह्य त्वचा, ये हो गया एंडोडर्म। इन दोनों के बाद नंबर 1 पर एक्टोडर्म बना, नंबर 2 पर एंडोडर्म बना, लेकिन ओरिजिन जो हो रही है मीजोडर्म की सबसे बाद में हो रही है, इस मीजोडर्म की। ये मीजोडर्म सबसे बाद में बनता है। इन जनरल हम जब बात करेंगे कि कितने लेयर्स हैं तो हम कहेंगे एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, 1 2 3। लेकिन ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 है, ये 2 है और ये मीजोडर्म नंबर 3 पे आ जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, मीजोडर्म की ओरिजिन जो होती है वो लास्ट में होती है। अब ये मीजोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों अंगों का निर्माण करते हैं। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, उन सब की ओरिजिन जो है इन 3 जर्म लेयर से होती है। ये जर्म लेयर कहे जाते हैं, जर्म लेयर, ठीक है, जर्म लेयर। ये आप याद रखेंगे कि इनिशियल जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होगा, जब भ्रूण का विकास शुरू होगा, तो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या बनता है? 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, ठीक, बिल्कुल पक्का, 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। और इन जर्म लेयर्स से, जिनका नाम है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म है, इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स से सभी ऊतकों का निर्माण होता है, सभी अंगों का निर्माण होता है। इसी बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारी बोर्ड की बुक है, SCERT है, NCERT है, उस बुक की एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ है। इसको अगर समझ जाएंगे तो किसी साइड बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एडिशनल आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप हमारे वीडियो देखते रहें और अपनी बोर्ड की बुक को पढ़ें। मैं ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने कंटेंट्स यहाँ हैं उतने कंटेंट्स कोई दूसरी बुक कवर नहीं करती। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। तो देखो, निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में जो ये इनर सेल मास की हम लोग बात किए, इस इनर सेल
में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स कहते हैं, समाहित रहती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टेम सेल। स्टेम सेल कहाँ होती है? इनर सेल मास में है। इनर सेल मास में स्टेम सेल्स हैं, स्टेम कोशिकाएं हैं। हिंदी में अंतर कोशिका समूह। इस डायग्राम को याद करो, ये ट्रोफोब्लास्ट था, ये ट्रोफोब्लास्ट था, ये लेयरिंग किया, जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में परफॉर्म करता है रोल अपना। और इस इनर सेल मास से क्या होता है? ये जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कोशिकाएं हैं जिन्हें स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स कहते हैं। अब इनकी क्षमता क्या है देखते हैं। इनकी क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। स्टेम सेल थेरेपी कराई जा रही है मॉडर्न मेडिसिन में। स्टेम सेल्स को इम्प्लांट किया जा रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए। किसी भी वजह से किसी इंसान का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में स्टेम सेल्स का इम्प्लांटेशन किया जा रहा है और उससे नए ऑर्गन को डेवलप कराया जा रहा है। ये प्रोसेस आज के मॉडर्न मेडिसिन साइंस, मेडिकल साइंस में एक वरदान से कम नहीं है। इस स्टेम सेल का रिकॉग्नाइजेशन होना, याद कर लेंगे, स्टेम सेल्स, स्टेम कोशिकाएं ये कहाँ होती हैं? तो इस इनर सेल मास में होती हैं, इस इनर सेल मास में है। और ये स्टेम सेल्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है। अब क्या बता रहा है? सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके अलग अलग लक्षण की बात हम लोग करने जा रहे हैं। अब ये समझ लें हम सबसे पहले सामान्य तौर पर गर्भावस्था की जो बात होती है तो इसको क्या टाइम दे दिया? 9 महीने की होगी। ठीक है। अब 9 महीने की इस अवधि को अलग अलग टुकड़ों में महीने के हिसाब से बांट ले तो 9 महीने हो गए। अगर सप्ताह के हिसाब से कहते हैं तो 38 to 39 वीक की बात आती है। इसको हम बांटते हैं ट्राइमेस्टर में, 3-3 महीने की, 3 और 3। अब 1 to 3rd मंथ, 4th to 4th, 5th, 6th और 7th to 9th, इनको कहते हैं ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर 3-3, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और ये 3rd ट्राइमेस्टर। अब इन तीनों ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग पीरियड होते हैं कि किस पीरियड में क्या डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा क्या आती है कि कुत्ते हाथी बिल्लियों में यह अवधि कितने महीने की होगी, इन सारे अब पता कर। मानव में 1 महीने की सगर्भता थोड़ा सा ऊपर चला जाए। अब समराइज करके दिया है। अगर हम साइड बुक्स की बात करेंगे तो साइड बुक्स में बहुत सारी कहानी मिलेगी, लेकिन इस एक पैराग्राफ में हमारी बुक ने सारी डिटेलिंग को बहुत कंसाइज वे में दिया है। सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बात समझ में आ गया? पहले महीने में सबसे पहली संरचना जो डेवलप होती है मानव शरीर की, मानव के भ्रूण में जो संरचना बनेगी वो क्या बनेगी? हृदय की संरचना का निर्माण होगा, हार्ट का फॉर्मेशन होगा। ये पहली संरचना है और उसकी हार्ट बीट को फील किया जा सकता है।
एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सबसे बड़ी पहचान हमको मिल गई क्या, कि जब भ्रूण विकसित होगा तो उस भ्रूण में सबसे पहली जो संरचना बनेगी वो किसकी बनेगी, हृदय की संरचना बनेगी, हार्ट का स्ट्रक्चर बनेगा, और वो हार्ट पंप भी करता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा सुन के कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, माँ के पेट में है बच्चा, लेकिन सबसे पहले जो संरचना उसके शरीर में बनी वो किसकी संरचना बनी, तो हार्ट की संरचना बन गई, और वो हार्ट पंपिंग भी करता है। अब ये सवाल तुम्हारे दिमाग में हो सके आ रहा हो कि वो ब्लड कहाँ से आ रहा है उसके एम्ब्रियो में, तो भाई जर्म लेयर्स बनी, स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए, वो अम्बिलिकल कार्ड से जुड़ा हुआ है नाभि नाल से, तो नाभि नाल से उसको रक्त की सप्लाई भी हो रही है, ब्लड की सप्लाई भी आ रही है। एक बात यहाँ और बता दें, एक यही वजह भी है कि डेवलपिंग बेबी में, जो विकसित एक माँ के गर्भ में पलते हुए बच्चे में, अगर माँ को कोई भयंकर बीमारी है, जिसमें कि एक नाम मैं बताना चाहूँगा तुम लोगों को, एड्स का नाम, नेक्स्ट चैप्टर में इसकी बात हम लोग करेंगे। एड्स ऐसी डिसऑर्डर है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में माँ के द्वारा भी हो जाता है। अगर किसी बच्चे की माँ गर्भधारण के पहले वो एड्स की शिकार है तो उसका होने वाला बच्चा भी एड्स का रोगी हो सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। आइए इधर देखें, सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां, टोज, विकसित होते हैं, यानी कि हाथ पैर विकसित हो, डेवलप होना शुरू होंगे और उंगलियां बन जाएंगी। ठीक है, 12वें सप्ताह पहली तिमाही के अंत तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। पूरे ट्राइमेस्टर की समरी दी गई है, बस इतने में 4 लाइन आप देखिए, एक एक लाइन को आप गौर से देखो। कितना बता रहा है कि दूसरे माह में क्या हो गया, पाद और अंगुलियां विकसित हो गई। तीसरे माह के अंत तक सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो भी सिस्टम है वो सारे सिस्टम बनने शुरू हो गए कंप्लीट। और स्पेशली क्या हो गया, उदाहरण के लिए पाद एवं जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन, हाथ पैर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छी तरह डेवलप हो गए। आगे क्या होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का ये मिड है, गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग जाना सामान्य तौर पर देखा जा सकता है। मूवमेंट शुरू हो जाएगा, हाथ पैर चलाता है, वो गर्भ के अंदर ही, प्लेसेंटा के अंदर ही तैरता है बच्चा उल्टा ही, और उसके सर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। लगभग 34वें सप्ताह के अंत तक दूसरा ट्राइमेस्टर खत्म हो रहा है, यानी कि 6ठा महीना, 6th मंथ, दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, जो रोए होते हैं, हेयर्स है हमारी बॉडी सरफेस पे, वो निकलने जाते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट, एक बात सुन लो, पूरा का पूरा बेबी डेवलप हो जाता है विदिन द 6th मंथ, वो कंप्लीट बन जाता है। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं, आईब्रो, ये आंख की पलकें खुलने लगती हैं, ये बंद होती हैं शुरुआत में,
और छठे महीने में ये खुलनी शुरू हो जाती है, बरौनियाँ बन जाती हैं। तो ये सारा शरीर बन जाएगा, शरीर की संपूर्ण संरचना बन जाती है छठे महीने में तक। ठीक है, ये हमको ध्यान देना है कि छठे महीने तक सारी संरचनाएं विकसित हो जाती हैं, उनमें अब मैच्योरिटी शुरू होगी। छठे महीने के बाद वो विकसित होना शुरू होगा, परिपक्व होना शुरू होगा कि 9वें महीने में जब वो गर्भ से बाहर निकले तो बाहरी दुनिया में अपने आप को सस्टेन कर सके। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, डिलीवर होने के लिए, बाहर निकलने के लिए। इस कंडीशन में एक पॉइंट मैं आपको और नोट कराना चाहूँगा, ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जो बिफोर द 9 मंथ, एक्चुअल में 9.5 मंथ का कॉन्सेप्ट है, जो जनरल डॉक्टर्स की बात होती है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, हम अपनी जानकारी रखेंगे, हम लिखेंगे वही बात जो हमारी SCERT बोल रही है, हमारी बुक बोल रही है। तो डॉक्टर्स का ये कैलकुलेशन होता है कि बर्थ का टाइम जो है कंसीविंग के बाद 9.5 महीने के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे होना है, लेकिन सामान्यतः हमारी बुक के हिसाब से 9वें महीने के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे बिफोर द टाइम पैदा हो जाते हैं। सामान्य तौर पे हमने तो कई देखे हैं, आपने भी कभी सुना होगा कि बिफोर बर्थ हो जाता है 7वें महीने में, 6th में तो कंप्लीट हो गया, 7वें महीने में भी हो गया, 7th मंथ में, कुछ बच्चे 8th मंथ में भी हो जाते हैं। तो ये हो तो जाते हैं पैदा और सरवाइव भी कर सकते हैं, बट वो सामान्य बच्चों की तुलना में जो अपने पूर्ण अवधि को पूरा करके पैदा होते हैं उनकी तुलना में ये कमजोर होते हैं, ये इनका विकास उतना अच्छा नहीं होता। तो ये कहानी हमारी हो गई प्रेगनेंसी, सगर्भता और भ्रूण परिवर्धन। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो हो गई प्रसव और दुग्ध स्राव, डिलीवरी, बर्थ ऑफ बेबी एंड लैक्टेशन। यहां पर डिलीवरी हो गई। ये नेक्स्ट कहानी जो हमारा डिस्कशन है प्रसव और दुग्ध स्राव, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, एंजॉय द स्टडी।